गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 7th क्लास साइंस का लास्ट चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि हमने कोरोना की वजह से कुछ चैप्टर छोड़ दिए हैं। इसकी वजह से हमने 12 के बाद में अब हम सीधा चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर छोड़ दिए हमने एक बार बता देता हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 ये हमने छोड़ दिया है। इससे पहले हमने चैप्टर 12 के दोनों वीडियो लेक्चर अटेंड किए होंगे आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब चैप्टर नंबर 16 फॉरेस्ट। आप लोगों को न्यू वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में न्यू वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब ये किस फॉर्मेट में आते हैं ये अलग बात है। ठीक है, आपको ओटीज़ के सारे फॉर्मेट्स पता हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और वन वर्ड होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह मैच द कॉलम होते हैं, फिलअप होते हैं, नेम दीज, इनमें से या वन सेंटेंस आंसर, तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करें तो न्यू वर्ड्स भी आप लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो फॉरेस्ट चैप्टर के न्यू वर्ड्स देखते हैं। फॉरेस्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल होम्स। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? एक बड़ा लैंड होता है, ज़मीन का एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली रहते हैं। मतलब जैसे अभी हमारा घर है तो हमने गाय पाल के रखी है, भैंस पाल के रखे हैं, कुत्ते, बिल्ली, दूसरे पेट्स एनिमल पालते हैं, तो उनकी रेयरिंग हम करते हैं। अगर हम देखें तो गाय हमारे घर में पलने के लिए नहीं हुई, वो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। डॉग जो है उसको हमने घर में पाल लिया लेकिन वो हमारे घर में पलने के लिए नहीं डेवलप हुआ है, वो तो वाइल्ड एनिमल है। ठीक है ना, और जंगल में ये एनिमल अपने आप रहते हैं, अपने आप खुद फूड सर्च करते हैं और ख़ुद अपने लिए शेल्टर ढूंढते हैं और ख़ुद दूसरे उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचने के लिए सेल्फ स्ट्रगल करते हैं। तो अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल होम्स। कैनोपी। अब देखिए आपने पेज नंबर 175 इसमें आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ न्यू वर्ड्स के नीचे दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है ना, एक तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें प्लांट्स के स्टेम्स दिख रहे हैं हमको, और जो दूसरा पिक्चर है उसमें हम जो फॉरेस्ट है इसका ऊपर का एरिया देख रहे हैं जो हमको मोस्टली ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी ग्रीन है, सेकंड वाला भी ग्रीन है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें हमको उनके स्टेम्स दिख रहे हैं, ट्रंक्स दिख रहे हैं मेनली, और जो सेकंड वन है उसमें हमको ग्रीन लीफी एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैनोपी क्या है? अ रूफ और कवर फॉर्म्ड बाय ट्री ब्रांचेस इन द अपर रीजन। मीन्स जो हम सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं ग्रीन एरिया, ये किससे मिलकर बना है? ये ब्रांचेस और लीफ से मिलकर बना है, अपर। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनोपी। क्राउन, द पार्ट ऑफ अ ट्री, अ पार्ट ऑफ अ ट्री above the stem which has branches। ठीक है, तो क्राउन क्या है? क्राउन है कोई भी प्लांट है उसका जो अपर एरिया है उसको बोलेंगे हम क्राउन। ठीक है, और फॉरेस्ट में जो हमको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है सेकंड पिक्चर में, इसको बोलेंगे हम कैनोपी। अंडर स्टोरी, द प्लांट लेयर फाउंड एट डिफरेंट हाइट्स बिलो द कैनोपी। जो फर्स्ट पिक्चर है अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट पिक्चर में हमको दो हाइट दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमको लोअर एरिया पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ,
आप अपनी बुक ओपन करके रखिएगा। देखिए ये वाली जो पिक्चर है इसमें हम दो एरिया देख पा रहे हैं। एक तो ये ट्रंक्स दिख रहे हैं हमको, एक लेवल तो ये हो गया, ठीक। फिर हमको इसको यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, तो जो सेकंड वाला एरिया है, इस सेकंड वाले एरिया में भी हमको कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं हम अंडर स्टोरी। तो क्या है, द प्लांट लेयर्स फाउंड एट अ डिफरेंट हाइट बिलो द कैनोपी। और इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला एरिया, इसके ऊपर तो कैनोपी है, तो कैनोपी के नीचे कुछ टॉल प्लांट और फिर कुछ शॉर्टर प्लांट्स, इस टाइप से जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं अंडर स्टोरी, ठीक है। डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। मीन्स सिंपल हम समझ सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स को सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो उनको डिकम्पोज करता है उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। अब वो डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद में बनता है एक ब्लैक सब्सटेंस, उसे कहते हैं ह्यूमस। ग्लोबल वार्मिंग increase in the temperature of the earth with the increase in carbon dioxide concentration। मीन्स जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इस इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। फूड चेन, एक्चुअली ये जो फूड चेन है ये फूड वेव है। इसमें ये जो वर्ड है फूड चेन, ये एक्चुअली फूड चेन की डेफिनेशन है, ये फूड वेव की, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। यहाँ आप ये जो चेन है इस चेन को चेंज कर लीजिए और इसकी जगह वेव लिख लीजिए। क्या पढ़ेंगे आप इसको आप रीड करेंगे फूड वेव, ठीक है। स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा WEB, ठीक है। तो क्या रीड करेंगे आप इसको, फूड वेव। अब फूड वेव की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। जो फूड चेन होती हैं जब वो आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं उनको फूड वेव बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तो आपको पता है, आप 7th क्लास में हैं, ठीक है ना। हम इस चैप्टर में जो आपको पता है उसको भी पढ़ेंगे और जो आपको नहीं पता है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी अपनी बुक ओपन करके रखिए। अ फॉरेस्ट ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट मीनिंग आउट ऑफ डोर्स, एक साइंटिफिक वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है आउट ऑफ डोर, मतलब घर के बाहर। A large area of land where various plants, animals and microorganisms exist in their natural homes. A forest is a natural and parks are thus not included in the definition of a forest. Parks and agricultural lands are created by humans. Okay, so a forest is a natural piece of land which is not fenced. एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं. एग्रीकल्चर लैंड्स एंड पार्क्स आर दस नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेस्ट. एग्रीकल्चर लैंड्स और पार्क्स को हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते. क्यों नहीं करते? पार्क्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. पार्क ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है. जैसे गुनामी भी पार्क है, शास्त्री पार्क है, ठीक है. आपने देखा होगा एक नेहरू पार्क है. कुछ बच्चे जो यहाँ इधर कैंट और अशोक नगर रोड के आसपास रहते हैं तो उनको नेहरू पार्क पता होगा. कुछ बच्चे उधर गुरुद्वारे से आगे जाते होंगे, वहाँ एक सब्जी मंडी है,
ठीक है, वहाँ शास्त्री पार्क है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना उसके सामने जो पार्क बना हुआ है वो शास्त्री पार्क है। ठीक है, तो ये पार्क किसने बनाए? ये पार्क्स बनाए ह्यूमंस ने, हमने बनाए, अपने यूज़ के लिए बनाए इन पार्क को, तो ये फॉरेस्ट नहीं है। ओके, सो फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट इज अ नेचुरल पीस ऑफ लैंड विच इज नॉट फेंस्ड। ओके, और जिसकी भी फेंसिंग लगाएगी तो हम लगाएंगे उस फेंसिंग को। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉरेस्ट। व्हेन यू वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट यू फाइंड दैट, अगर आप किसी फॉरेस्ट में घूमने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? द लैंड इज अनइवन, वो अनइवन नहीं है, कहीं ऊंची होगी कहीं नीची होगी। एंड इट इज कवर्ड विद मैनी ट्रीज, और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट होंगे, बहुत सारे ट्रीज होंगे, लाइक साल, शीशम, टीक, आंवला, नीम, खैर, कचनार। टर्न द पेज। सैमल एंड बैम्बू, ये कुछ प्लांट्स आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट पेज। इन एडिशन टू ट्रीज, स्मॉलर प्लांट्स लाइक shrubs, herbs and grasses, climbers, creepers are also present। इनके साथ में और दूसरी चीज़ें भी आपको मिलेंगी देखने के लिए। अगर आप यहाँ इस पिक्चर के ऊपर फोकस करें तो यहाँ आपको बहुत सारी लेयर्स दिख रहे हैं। देखो इस पिक्चर में क्या है, इसमें हम देख रहे हैं सबसे नीचे वाला एरिया जहाँ सभी प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो क्या कहलाता है? फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, ये हो गया नंबर 1। फिर सेकंड नंबर पर है श्रब्स लेयर। यहाँ पर सॉफ्ट प्लांट होते हैं श्रब, ठीक है, तो ये श्रब्स लेयर्स हो गई। फिर उसके बाद में अंडर स्टोरी, ये तीसरी, अभी हमने न्यू वर्ड में भी अंडर स्टोरी देखा था। ठीक है, फिर ये कैनोपी, ये कैनोपी हो गया। फिर ये इमरजेंट लेयर। इमरजेंट लेयर मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उस कैनोपी के भी ऊपर निकल जाते हैं, टॉलेस्ट प्लांट। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट जोन्स होते हैं जो हम किसी फॉरेस्ट में जब हम घूमने जाते हैं या देखें, अगर हम उसको विजिट करेंगे प्रॉपरली तो हमको ये 5 डिफरेंट चीज़ें, एक मोटी मोटी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाती है वहाँ पर। A number of birds, monkeys and many other animals like bison, jackal, elephant, deer, lion are found in the deeper areas. When the trees covered is thick, more trees are present. The forest floor is quite dark as the sunlight is not able to penetrate much through the leaves of the trees. अगर घना होगा तो वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, डार्क दिखता है, अंधेरा। The branches of tall trees tend to form a roof cover other plants in the forest. Such a roof or cover formed by trees branches in the upper region is called canopy. The part of a tree, अब देखिए जो कैनोपी होती है वो बहुत सारे ट्रीज के अपर पार्ट से मिलकर बन। सॉरी फॉर ब्रेक। सो जो कैनोपी होती है वो बहुत सारे प्लांट से मिलकर बनती है, उनके अपर पार्ट से, और किसी एक प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है, ओनली सिंगल प्लांट, ओनली वन प्लांट, द पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम विच हैज ब्रांचेस इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन्स डिफर इन शेप एंड साइज एंड डिफरेंट ट्रीज। अब हम देखते हैं इसमें एक नेक्स्ट पिक्चर है ये, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हर प्लांट का क्राउन अलग अलग है। ये इस प्लांट के लिए पूरा क्राउन कहलाएगा, ये देखिए कॉनिकल है। फिर इस वाले प्लांट पे ये ज़्यादा मोर कॉनिकल है,
फिर इसमें देखिए ऊपर सिर्फ इतना सा यही इसका क्राउन है। फिर इसमें देखिए ये अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, ये देखिए ये क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्राउन शेप्स बताएं, ठीक है। तो हर एक प्लांट का क्राउन अलग अलग होगा और ये सब एक साथ मिल जाएंगे तो फिर ये ग्रीन पार्ट क्या कहलाएगा, कैनोपी। ओके, यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। अब यूजेज ऑफ फॉरेस्ट क्या है? द प्रिमिटिव ह्यूमन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, दे वर डिपेंड ऑन them for their needs of food, clothing and shelter. Later on they started growing food on the land obtained by clearing the forest. The destruction of forest however has increased with time, but they are still very essential for our existence. Let us understand this by परफॉर्मिंग एक्टिविटी 1। देखिए आपको पता है प्रिमिटिव ह्यूमंस जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और उसके ऊपर डिपेंड थे। बाद में उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, ग्रोइंग फूड, और धीरे धीरे जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है वो हुआ। आज भी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन चल ही रहा है, फेलिंग डाउन द ट्री, कटिंग द ट्री इन अ लार्ज नंबर। लेकिन फिर भी हम प्लांट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं हम उसको देख सकते हैं। आज भी हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। कैसे डिपेंड है, इसके लिए हम एक्टिविटी 1 को परफॉर्म करेंगे। एक्चुअली आपको ये खुद करना है। इसमें एक एग्जांपल है, उसी को मैं आपको डिटेल करता हूँ। जैसे सीरियल नंबर है 1 to 12। मटेरियल्स हैं पेपर, फर्नीचर, रबर, स्पाइसेस, फ्रूट्स, फायरवुड, प्लाईवुड, मैच स्टिक्स, क्विनाइन, कॉटन क्लोथ्स, कॉइल, फुट मैट एंड वॉकिंग स्टिक। ये मटेरियल्स हैं। अब इनके आपको सोर्स लिखना है। जैसे पेपर, तो पेपर का सोर्स क्या है, ट्री। जिस पेपर से आपकी बुक बनी हुई है और जिस पेपर के ऊपर आप नोटबुक बनाते हैं, ये सारी बुक्स, प्रिंटेड बुक और नोटबुक, ये सब किससे बनती हैं, पेपर से। और पेपर कहाँ से मिलते हैं, पेपर हमको ट्रीज से मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को काटा जाएगा। अगर आप ट्रीज़ बचाना चाहते हैं तो आपको कम से कम पेपर का मिसयूज़ करना होगा। आप जितना कम मिसयूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आप पेपर को सेव कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा पेपर सेव कर पाएंगे आप, उतने ज़्यादा प्लांट्स को आप कटने से बचा पाएंगे। ठीक है। फिर फर्नीचर भी वुड से बनती है, और वुड कहाँ से मिलता है आपको, ट्रीज़, रबर, स्पाइसेस, फ्रूट्स, फायरवुड, ये सारे एग्जाम मटेरियल्स हैं, इनको आप फिल कीजिए। ठीक है। चलिए, सो from activity 1 you can conclude that a large number of product by daily uses present in your home are obtained from forest. A brief outline of the uses of the forest is given below. Source of food. All living organisms depend on plant directly or indirectly for food. Provide many useful products. They provide us timber, firewood, fuel, fiber, clothing, paper, rubber, spices, medicines, oils, resins, gums, perfumes and dyes. ये सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रोइंग क्रॉप्स है, सो राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन। आप कुछ और ग्रोइंग क्रॉप्स के नाम लिखिए जो इन पिक्चर्स में नहीं हैं। ओके, चलिए, और क्या क्या मिलता है हमको फॉरेस्ट से। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये तो मिलता ही है। साथ में फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल इरोजन मीन्स ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। ट्रीज़, अब ज़मीन का कटाव क्या होता है, एक्चुअली जब रेन होती है तो ज़्यादा पानी की वजह से आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर, कभी कभी मिट्टी जो होती है वो पानी में बह जाती है। ठीक है। सो जो वाटर होता है वो मिट्टी को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है। सपोज़ करो ये एरिया है, यहाँ से इतनी मिट्टी कट गई और ये यहाँ से यहाँ आके जम गई, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन हट गया,
इसी को बोलेंगे सॉइल इरोजन, ठीक है। और यहाँ पर ये डिकम्पोज हो गया, हो सकता है यहाँ इसका कोई यूज़ ना हो, तो यहाँ भी यूज़लेस हो गई और यहाँ से ये पोर्शन हट गया, तो इसके वजह से ये वाला एरिया थोड़ा सा कम बचा। अब अगर मान लीजिए फॉरेस्ट होते, ट्रीज़ होते, प्लांट होते इस पूरे एरियाज़ पे, तो ये सॉइल इरोजन को रोक लेते, यहाँ की मिट्टी यहीं रहती, ठीक है। चलिए, तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ट्री prevent soil erosion by holding the soil particles together through their root system. प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं. Thus wind and water is not able to bring about soil erosion. Control floods. Trees allow water to seep into the soil. Trees क्या करते हैं, पानी को जमीन के अंदर ले जाने का काम करते हैं through their root system, क्योंकि मिट्टी में से ही जो रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. फॉरेस्ट एक्ट्स as a natural absorber of rainwater and helps to maintain the water table. Further, the flow of water is also reduced by the presence of trees. In this manner, the impact of flood is greatly reduced. If trees are not present, rain hits the ground directly and floods the area around it. ठीक है, अगर प्लांट नहीं होंगे तो बाढ़ आ जाएगी, इसलिए फॉरेस्ट बहुत कंपलसरी है. प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. हियर इज अनदर पिक्चर. इट इज अ डियर. इट इज अ वाइल्ड एनिमल. So forests are the natural shelter of all type of wild animals such as monkeys, lion, tiger, deer, elephant, jackal, birds and squirrels are some of, come to the next page, some of the animals that live in forests. Okay. Similarly, a number of trees, herbs, creeper and climbers are found in the forest. Forest thus is a home for many animals and plants. Many tribal people also live in forests. These people depend on the forest for food, shelter, water and medicine. Forests are the lifeline of the tribal people. जो आदिवासी लोग होते हैं वो अभी भी प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड है, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वो सब कुछ वहीं से ही लेते हैं. ठीक है. प्यूरिफाई एयर एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं. चेक एयर पॉल्यूशन को रोक देते हैं ये. ओके. तो फॉरेस्ट क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखते हैं इसलिए हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहते हैं. फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स. प्लांट दस मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. रेगुलेट क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल. Trees absorb water from the soil through their roots and release water vapor into the air through evaporation or transpiration. This keeps the air cool. In addition, this helps in cloud formation and leads to rain. The water cycle is maintained in this manner. This balance is greatly affected by removal of trees. Okay. अब देखिए आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ, इधर सिंपल सा एक बहुत अच्छा फिगर है. इट इज़ अ प्लांट एंड इट इज़ अ एनिमल. अब देखिए यहाँ किस तरीके से बैलेंस हो रहा है. ये जो काऊ है, इस काऊ की जगह हम कोई भी अदर एनिमल मान सकते हैं, इवन ह्यूमन भी मान सकते हैं. ओके. तो अब क्या है, ये एनिमल है, ये ब्रीदिंग करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और इसको चाहिए क्या, ऑक्सीजन. अब देखिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो देखिए ऑक्सीजन प्लांट से मिल रही है, किसको, एनिमल को, और कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से मिल रही है, प्लांट को. तो देख रहे हैं ना आप कितना अच्छा प्रॉपर बैलेंस चल रहा है. एनिमल्स ने रेस्पिरेशन किया, ब्रीदिंग किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली. प्लांट ने इस हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए बहुत यूजफुल गैस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को रिलीज किया. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे, हम सब से मीन्स एनिमल्स. ओके.
सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लांट इस हार्मफुल गैस को रिसीव कर रहे हैं और ये बैलेंस चल रहा है। कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है कि ये ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले ली। ओके, maintain the supply of nutrition. Decomposer present in the forest soil help in the maintaining the supply of nutrients to the dried plants present in the forest. For this reason, forests which harbor producer herbivores, carnivores, and decomposers are are dynamic living entity full of diverse forms of life and interactions among them. अब देखिए यहाँ भी एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है। These are the decomposers. अब इनका मेन रोल क्या है? सॉरी, ये एनिमल्स हैं, इनकी डेथ हो गई। प्लांट्स, इनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स जब तक ये सर्वाइव कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो भी कुछ लिया है सब कुछ इस ज़मीन से ही तो लिया है, सॉइल से ही तो लिया है। आपने फूड ग्रो किया, सॉइल में किया। ठीक है, प्लांट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, सॉइल से किया। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, हमने प्लांट खाए। ओके, तो हमको भी कुछ एनर्जी मिली, हमारी बॉडी डेवलप हुई। ठीक है, फिर प्लांट्स की डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई, तो जो भी कुछ हमने सॉइल्स और एटमॉस्फेयर से लिया था वो सारी चीज़ों को सॉइल में भेजने का काम कौन करेंगे? ये डिकम्पोजर्स। ठीक है, और इनकी इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ये सब कुछ लेकर, क्योंकि प्लांट्स सब सॉइल से लेते हैं, एनिमल्स भी सॉइल्स और प्लांट दोनों के ऊपर डिपेंड है, और डिकम्पोजर क्या करते हैं? इनके डेथ होने के बाद में सब कुछ सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो ये वाली प्रोसेस भी चलती रहती है। सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। अ लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू फॉरेस्ट फॉर हाइकिंग, कैंपिंग, रिसर्च एंड वेरियस अदर आउटडोर एक्टिविटीज़। और बहुत सारे रिसर्चेस चलते रहते हैं। इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम ये देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आइए। सो फर्स्ट इज फूड चेन। चलिए आपको डायरेक्ट फूड चेन दिखाते हैं। ये आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बेटा। अब देखिए इस फूड चेन में आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि ये हैं प्लांट्स। इस प्लांट्स को कौन खा रहा है? ये एक इंसेक्ट, क्या नाम है इसका? ग्रास हॉपर। ठीक है, तो ये जो ग्रास हॉपर है, ये ग्रास हॉपर क्या खाएगा? ये प्लांट। प्लांट क्या करेंगे? प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे अपने लिए भी और कुछ अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे। फिर ग्रास हॉपर यहाँ से प्लांट्स को ईट करेगा। अब ग्रास हॉपर बड़ा हो जाएगा। ग्रास हॉपर को कौन ईट करेगा? आपको यहाँ एक फ्रॉग दिख रहा है, ये थर्ड नंबर पे क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रास हॉपर के ऊपर। तो जो ग्रास हॉपर है ये ग्रास खाएगा, इसकी बॉडी डेवलप होगी, फिर फ्रॉग इस ग्रास हॉपर को खा जाएगा। ठीक है, फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? फ्रॉग को खाता है स्नेक। ये रहा स्नेक, स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खा जाता है? ये ईगल। तो देखा ना आपने। अगर हम इसमें देखें एनर्जी कैसे आ रही है, तो सबसे पहले एनर्जी आई प्लांट में, प्लांट से एनर्जी गई ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल। ठीक है, तो ये सब अपनी एनर्जी के लिए, मीन्स अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? एक दूसरे के ऊपर। ईगल अल्टीमेटली स्नेक, और स्नेक फ्रॉग पर, फ्रॉग ग्रास हॉपर पर, और ग्रास हॉपर प्लांट पर। हम ये बोल सकते हैं कि जो ईगल है वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, स्नेक भी इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, और फ्रॉग भी इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, और ग्रास हॉपर डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि देखिए
अगर मान लीजिए ग्रास हॉपर ख़त्म हो जाए तो फ्रॉग क्या खाएंगे, फिर फ्रॉग भी मर जाएंगे। फ्रॉग मर गए तो स्नेक क्या खाएंगे, फिर स्नेक की भी डेथ हो जाएगी। तो फिर ईगल क्या खाएगा, तो फिर ईगल की भी डेथ हो गई। और ग्रास हॉपर की डेथ क्यों होगी, अगर मान लीजिए हम यहाँ से प्लांट हटा दें। देखा ना, सब अपने न्यूट्रिशन के लिए अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा ना हो, अगर मान लीजिए सांप को फ्रॉग नहीं मिलेगा खाने के लिए तो वो कुछ और भी तो खा सकता है, वो रैट खा लेगा। किसको खाएगा, रैट। ईगल को अगर स्नेक नहीं मिलेगा तो ईगल भी रैट खा सकती है। और स्पैरो, डोमेस्टिक बर्ड जो है ना, छोटी घरेलू चिड़िया, उसको खा सकती है। फ्रॉग को अगर ग्रास हॉपर नहीं मिल रहा है तो वो ड्रैगन फ्लाई खा सकता है। ठीक है, बटरफ्लाई खा सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए अगर केवल हम एक ही सीक्वेंस रखेंगे ये वाला, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन क्या है, food chain you have already learned that all living organisms depend on each other directly or indirectly. Also you have learned about the producer autotrophs and consumer heterotrophs. Plant are the producer where consumer may be herbivores and carnivores. All animals ultimately depend on plant for their food. If there are no plants, herbivores like deer and grasshopper will not get food. In turn, carnivores like the lion, frog, snake will also not get their food. Such a chain in which one organism eat another organism is called food chain. तो food chain क्या है, ऐसी चेन है जिसमें एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खाता है। Such a chain in which one organism eats another organism is called food chain. This process of eating and being eaten, let us understand it by the means of an example, and I am already explained the example. मैंने पहले ही आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए सारी फूड चेन्स खत्म हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। तो अब क्या हो सकता है, एक और हमको ये पिक्चर दिख रही है, नाइस फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं फूड वेव। अब देखिए फूड वेव में क्या है, ये प्लांट, फिर ये रैबिट, और ये रैबिट से फॉक्स, ये एक फूड चेन हो गई। या फिर प्लांट, माउस, और माउस से फॉक्स, ये दूसरी चेन हो गई। प्लांट, रैट और ईगल, ये तीसरी फूड चेन हो गई। फिर प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये एक और फूड चेन हो गई। ओके, या फिर प्लांट और ये बर्ड, स्नेक और ईगल, ये एक और फूड चेन होगी। या फिर ये ग्रीन फ्लाई, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई एंड फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। तो ये आप ये देख रहे हैं कितने सारे एनिमल्स आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। तो ये सारे जो एनिमल्स इंटरकनेक्ट हुए आपस में, तो हम ये देख रहे हैं कि जब बहुत सारी फूड चेन थी जो आपस में क्या हो गई, इंटरलॉक, इंटरकनेक्ट, इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो जब बहुत सारी चेन्स, अब हम इसको देखो एक सिंपल रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक फूड चेन, इसको इंटरसेक्ट ये दूसरी फूड चेन ने कर दिया, फिर एक और फूड चेन, फिर एक और। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, इसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम, वेव। ओके, तो बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं तो उसको हम फूड वेव बोलते हैं। तो मेनी फूड चेन आर फाउंड इन अ फॉरेस्ट, ऑल फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर। इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्म अ फूड वेव। और मैंने आपको न्यू वर्ड भी चेंज कराया था ना एक, उसमें फूड चेन के लिए क्या लिखा हुआ है, इंटरलिंक्ड फूड चेन। तो फूड चेन इंटरलिंक्ड फूड चेन नहीं बनाएंगी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, फूड वेव। ओके, नाउ चलो आज अपन इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ओके,
तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट चैप्टर चल रहा है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।